जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष अव्यय भाव और द्विगु। और सही उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन सी, अव्यय भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, ए हरिशंकर, बी राजपुत्र, सी पीताम्बर, डी रात दिन। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो समास होते हैं उनकी अपनी कोई ट्रिक नहीं होती है। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो ही आप उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। जैसे राजपुरुष, तो राजपुरुष जो है इसमें तत्पुरुष समास है। कैसे? राजा का पुरुष। ठीक है, यहाँ पे जो का है ये लोप हो गया और क्या शब्द बना? राज पुरुष। तो इसकी जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स उतनी जगह मतलब हर शब्द को देख के ट्रिक्स नहीं लगती है। आपको सीखना पड़ेगा इसे और उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनके बारे में हम फिर आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन है सरसों, मकई, सारस या मूंग। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और जो जो क्वेश्चंस, जो जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होंगे साहित्य से जुड़े हुए, उनकी ट्रिक आपको जरूर बताई जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में और जल्दी से दीजिए इसका उत्तर। चलिए, बिल्कुल सही विचार आप सबका, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, सारस। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, आपादान, करण, संबोधन। जो भी सही आपको लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बिल्कुल, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। और जो आप विचार कर रहे हैं वो विचार बिल्कुल सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है स, प, त, य। जो भी आपको सही उत्तर लगता है इसे जरूर लिखिए। और याद रखिए, ये अंतस्थ व्यंजन जितने भी इनके जो स्थान होते हैं, स्थान आदि को जरूर पढ़िएगा। इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर आपका बनता ही बनता है। तो चलिए, इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन है च में, प में, भ में, म में। तो जो भी सही उत्तर आपको लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम है। चलिए, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनिमूलक लिपि, भावमूलक लिपि। ऑप्शन सी है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। और डी है भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनिमूलक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि। जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो चलो इसकी ट्रिक पे बात करते हैं, लिपियों का सही क्रम। ठीक है, लिपियों का सही क्रम क्या है, इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब लोग जंगलों में थे आदि मानव के समय पे, तो उस समय इशारे वगैरह चला करते थे। ठीक है, वो था, वो अलग बात हो गई। उसके बाद अगर आते हैं तो चित्र बनाए इन्होंने। क्या किया, चित्र बनाए। गुफाओं में चित्र आपने देखे होंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। भाई जब मुंह के सामने कोई होगा तो ही तो आप अपने एक्शंस के थ्रू अपनी बातों को भेज सकते हैं ना उन तक। पर यहाँ पर तो ऐसा सीन था नहीं, तो चित्र बना लिया करते थे। चित्र के बाद उन्होंने क्या किया, सूत्र लिखा। सूत्र मतलब एक फॉर्मेशन करी उन्होंने चित्रों के साथ ही, कि भाई कुछ एक सूत्र हो, कोई एक लिंक हो, जिससे हम आगे बात को कन्वे कर सके। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, जैसे प्रतीकात्मक लिपियां बनाई। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, भाई चित्र बना दिया, अब चित्र समझ में नहीं आ रहा क्या बना हुआ है ये। फिर सूत्र रखे, भाई जो इस तरीके का होगा ये चित्र होगा, इसका क्या होगा, इसका अर्थ ये जा रहा है ना। उसके बाद आगे फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर अक्षर से बनाने शुरू करें कि कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर भाव में आए, उनके भावों को जाना। और फिर ध्वनि मूलक में आए, जो हम आप और हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना, कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके आगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबके मन के विचार बिल्कुल सही आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन होगा सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, अब इस आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, नई दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, अध्यक्ष का ध्यान रखना। ठीक है, अध्यक्ष पूछा तो नहीं जाता है, पर हो सकता है कि भाई इस क्वेश्चन की जगह उसका अध्यक्ष ही पूछ ले। तो यहां पर क्या होगा इसका सही उत्तर, प्रोफेसर धनंजय। तो प्रोफेसर धनंजय सिंह इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कहां पर है, नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, धनंजय सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है। साहित्य से, कला से, कल्पना से, जीवकोपार्जन से। जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिख दीजिए, और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। और अगर आप चैनल में अभी जुड़े हैं, इस वीडियो में अभी जुड़े हैं, तो हमारे साथ आप सब्सक्राइब करके हमें जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हमारी और भी वीडियोस हैं जिनमें हम ट्रिक के थ्रू हिंदी लिटरेचर को समझेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीविकोपार्जन। भाई देखो, वैसे तो हर एक चीज का अपना क्या होता है, कारण होता है।
प्रयोजन है। साहित्य लिख रहे हैं मन की शांति के लिए, आनंद के लिए, कला भी कुछ उसीलिए है, कल्पना के भी अपने अपने क्या है, प्रयोजन है। पर जीविकोपार्जन को उसमें ज्यादा महत्व दिया गया कि जो भी क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा, ऐसी भाषा जो जीविकोपार्जन में काम आए। ठीक है, ये होती है प्रयोजन मूलक भाषा। तो जीविकोपार्जन से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बहुत सारी हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। दो, तीन, चार, पांच। क्या है? दो, तीन, चार, पांच। अब इसके उत्तर को जो भी आपको लगता है उसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा पांच। देखो, वैसे तो ऑप्शन जब आते हैं ना, ये कुछ भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो यही पूछेंगे या वही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं। पर गौर करना, जब उन्हें पांच डालना था, क्या डालना था यहाँ पे? पांच इसका सही उत्तर था, तो उन्होंने यहाँ पे दो से शुरू किया है। वो अगर चार होता या एक से लेके चार के बीच में होता, तो वो क्या करते? वो एक, दो, तीन, चार कर देते। इतनी मगजमारी क्यों करते? इतना दिमाग क्यों लगाते? दो से शुरू किया क्योंकि पांच तक लेकर उन्हें आना था। तो जब आपको कभी कुछ ना आए तो इस तरीके से भी आप गैस कर सकते हैं। और गैस करने के रिगार्डिंग सीटीटी की जुड़ी मेरी एक वीडियो भी है, जिसे मैंने बताया कि आप सीटीटी में किस तरीके से गैस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका टीटी ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशंस में, टीचिंग के कंपटीशंस में पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए और आप किस तरीके से गैसेस कर सकते हैं, तो उससे जुड़ी हुई हमारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसे जरूर देखिए और गैस करने के 3 गोल्डन रूल्स को जानिए। तो चलिए, पांच क्या है? उपभाषाएं हैं। अगर देखिए इसमें कौन कौन सी होंगी यहाँ पे मुख्यतः, सबसे पहले क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, दूसरी क्या होगी इसके अंदर? अवधि। तीसरी क्या होगी? ब्रिज। चौथी क्या होगी? भोजपुरी। और पांचवी क्या होगी? बिल्कुल, हरियाणवी। मका लठ गाड़ देंगे। ठीक है, तो हरियाणवी क्या होगी? भाषा होगी। चलिए, उपभाषाएं हमारे पास पांच आ चुकी हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। एक बोली है जिसे उकार बहुला बोलते हैं। उसकी उनकी भाषा में ना ऊ का ऊ स्वर बहुत बार आता है, इसलिए उसे उकार बहुला बोली कहा जाता है। देखते हैं इनमें से कौन सी है। अवधि है, भोजपुरी है, बघेली है, या फिर छत्तीसगढ़ी है। जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए जल्दी से। और अगर आपको किसी और विषय पर या किसी और परीक्षाओं के लिए आपको वीडियोस चाहिए, तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी उस विषय से जुड़ी हुई वीडियोस आपको यहाँ पर लाकर दूंगा। और याद रखिए, हम यहाँ पर, हमारा मुख्य उद्देश्य इस चैनल का ये है कि हम क्विज के थ्रू और ट्रिक्स के माध्यम से मैक्सिमम चीज आपको याद करवा सकें, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो आपका एसएसटी हो, चाहे वो आपका जीएस हो। हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रिक्स के माध्यम से आप उन सबको याद कर सके बहुत कम समय पे। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसे याद कर लेना याद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, पाली प्राकृत अवहट अपभ्रंश, प्राकृत पाली अवहट अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट। जो भी सही उत्तर आपको लगता है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सही उत्तर के साथ। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी। याद करने का तरीका, पाली से समझ लो पालक। क्या है? पाली से समझ लो पालक। पालक हमें कहां से मिलता है? खेतों से नहीं भाई, खेतों से मिलता है पर प्रकृति से, ठीक है। आगे, उसकी सब्जी बनाई, क्या हो गई? बेकार हो गई, अपभ्रंश हो गई, अच्छी नहीं बनी, वो अजीब सी बन गई सब्जी। और उस सब्जी को देखकर हमने क्या कहा? अरे हट। क्या कहा हमने? अरे हट। तो पालक हमें कहाँ से मिला? पालक कहाँ से मिला? प्रकृति से। प्रकृति से मिला। और जब प्रकृति से पालक मिला, जब हमने उसे बनाया तो क्या बना? बेकार बन गया, अपभ्रंश हो गया, वो गंदा हो गया। अब मतलब गंदे के अर्थ में लगाओ, आप बुरे के अर्थ में लगाओ, या खराब के अर्थ में लगाओ। और तो ऐसी सब्जी को देखकर हमने क्या बोल दिया? अरे हट, हम नहीं खाएंगे। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? भाषाओं का क्रम अगर पाली से लेके अवहट तक आपके पास आता है तो उत्तर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। कहानी आपको सुना दी गई है, एक बार दोबारा से आपको फिर से बताते हैं। क्या है? पालक हमें मिला कहां से? प्रकृति से। और जब हमने बनाया उसे तो कैसा बना? अच्छा नहीं बना, हमें बनाना नहीं आता उसे, ठीक है। और जब हम खाने बैठे, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा अरे हट। तो अवहट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका सही उत्तर देखते, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर सही उत्तर पे आएंगे। ऑप्शन है 344, 351, 343, 345। तो जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस उत्तर को तो गलत बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके कंफ्यूजन को आज हम खत्म कर देंगे। तो जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है सी। अब याद करने की ट्रिक, भाई भारतीय संविधान जो है, ये जब अंग्रेजी भाषा में मार्केट पे मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। कितना मिलता है? बहुत महंगा मिलता है। 3,430 रुपए मात्र, इतना महंगा मिलता है अंग्रेजी का संविधान। संविधान कैसा? अंग्रेजी में, अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान। परंतु जो हिंदी और देवनागरी में लिखा हुआ संविधान होगा, उसका रेट कम कर दिया। भाई हर कोई जाने ना, तो उसका रेट हमने क्या रखा? भाई एक जीरो हटा देते हैं, 343 रुपए मात्र। अब देखो, संविधान जब अंग्रेजी में था तो कितने का था? 3,430 रुपए मात्र। पर जब हिंदी में आया तो क्या हो गया? 343 रुपए मात्र। हिंदी और देवनागरी लिपि में लिखा गया तो उसके रेट कम हो गए, कि ये तो हमारी भाषा में लिखा जा रहा है, हम क्यों महंगा बेचें, हम तो सस्ता बेचेंगे इसे अपने लोगों को अपनी भाषा में। तो रेट क्या हो गया? 343 रुपए। और 343 ही क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक हमें कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? मैं प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूं आपके लिए, कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है अस्कोली, बी है वैन बेटके, सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और डी है गिल क्राइस्ट। गिल क्राइस्ट है, गिल क्रिस्ट मत लिख देना। जो क्रिकेट के शौकीन होंगे उन्हें गिल क्राइस्ट ही क्या दिख रहा होगा? गिल क्रिस्ट। तो जो भी आपको सही आंसर इसका लगता है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं सही उत्तर के साथ, वो भी ट्रिक को लेते हुए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अस्कोली। क्या होगा? अस्कोली। भाई देखो,
अब क्या हुआ, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर। भाई कई सारी भाषाएं हैं, क्यों ये आदमी आर्य भाषा की वर्गीकरण के पीछे पड़ा? क्योंकि उसने देखा कि अरे भाई ये कैसी भाषा है, आर्य, और मेरे नाम का क्या है, अस आता है, आर्य, आर्य अस, आर्य अस, तो उसका कनेक्शन बढ़ा। क्या किया, कनेक्शन बढ़ा। और फिर क्या था, उसने कहा मुझे कॉल करनी है, क्या करनी है, कॉल करनी है। और जब कॉल करने का विचार उसके मन में आया, तो उसने कहा कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पे मैं करूंगा। ठीक है, कौन करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि वो आ से खुद को आर्य मानता है और कॉल करने पे, ध्वनि पे उसका विश्वास ज्यादा है। तो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया, अस्कोली ने। किसने, अस्कोली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सीए मुख सरिस मुख माही माई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अन्वय, प्रतीक, विभावना या रूपक। जो भी सही उत्तर आपको लगता है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहा उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला। तो जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हम देखते हैं, ऑप्शन सी, क्या होगा, चौपाई। अच्छा देखो, हम मात्राओं का तो हम ज्ञान करते हैं, है ना, मात्रा हम देखते हैं कि उस छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो इसके अनुसार तो हम उसका पहचान लेते हैं उसे। पर इसका एक आसान तरीका भी है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाना है आपको, उससे आप दो पंक्तियों को देखकर आप फटाफट से इसका छंद बता देंगे। देखो हर एक छंद को गाने का एक तरीका होता है। जैसे चौपाई, ठीक है, चौपाई क्या है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहा उड़ावन हारी। ये इसकी क्या है, एक छंद बन गया कि भाई इस लय से गाने से क्या है, पूरे की पूरे जो मात्राएं हैं वो पूरी हो रही हैं, और एक जो ताल है वो पूरा आ रहा है, इसके अंदर जो अंत है वो पूरा प्रॉपर हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि यही इसकी क्या हो, लय हो, लय दूसरी बन सकती है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहा उड़ावन हारी। तो इस तरीके से जैसे ही आप पंक्ति को गाएंगे या उसे जिस किसी जो इनके छंद की जो टोन बनाई है आपने, उसमें जब आप फिट करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे दोहा, दोहा कितना फेमस है हमारा, मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ठीक है। या फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। क्या है, दोहे चल रहे हैं, सोठा दोहे का थोड़ा सा उल्टा सा बन जाता है। तो इनकी जो टोन वगैरह होती है उनको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक है? ऑप्शन है अरिल, रोला, उपेंद्र वज्रा, गीतिका। अब ध्यान देना कौन सा छंद वर्णिक है, वर्णिक छंद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए वर्णिक छंद उपेंद्र वज्रा कैसे हुआ, याद रखना, जब किसी को वज्र से मारा जाएगा, जब किसी को वज्र से मारेंगे तो वो ऐसे नहीं मरेगा, ये
वो बोलेगा अरे मर गया, हाय मैं मर गया। वर्णों का क्या कर रहा है, वो उच्चारण कर रहा है और वर्ण निकल रहे हैं उसके मुख से, ठीक है, स्वर नहीं निकल रहे हैं, वर्ण निकल रहे हैं उसके मुख से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा। जब वज्र पड़ा तो मुख से स्वर नहीं, क्या निकलेंगे, वर्ण निकलेंगे। इसलिए उपेंद्र वज्रा बन गया वर्णिक छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। अब यहाँ पर वर्णिक छंद जो है वो नहीं के बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न हमारे पास ऑप्शन है, सवय, कविता, कुंडलिया या इंद्रवज्रा। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलियां। अब कुंडलियां याद करने का तरीका, भाई जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपनी कुंडलियां जागृत करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी कुंडलियां होती है ना शरीर में, उन्हें जागृत करते हैं तपस्या के माध्यम से। तो जब वो कुंडलियां जागृत करने के लिए तपस्या करते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, कोई वर्ण नहीं बोलते हैं। वो मनी मन में क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मनी मन एक भी वर्ण वो नहीं बोलते। तो इसलिए कुंडलियां क्या है, वर्णिक छंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है। ऑप्शन है, अनुकूल, षट, धीर प्रशांत, दक्षिण। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा धीर प्रशांत। देखो धीर प्रशांत का मतलब क्या है ये समझो। धीर मतलब जिसके अंदर धैर्य है, प्रशांत मतलब जो शांत है। धैर्य भी है, क्या है, धैर्य है, और वो शांत भी है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, अगर हम रामायण को या रामचरितमानस को एक उपन्यास, हम मतलब महाकाव्य तो मानते ही हम उसे, तो उसमें अगर हम राम जी को उसका नायक मान ले, तो वो किस स्वभाव के हैं, वो धीर प्रशांत है, धैर्य है, शांत है। और जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत होता है, जिस नायक में श्रृंगार होता है, श्रृंगार मतलब प्रेम, वो नायक जो है धीर प्रशांत नहीं होता। ऐसा नहीं है राम जी के अंदर प्रेम नहीं है, परंतु कहीं उन्होंने प्रेम को ऐसे जाहिर नहीं किया कि जैसे और प्रेमी दिखाते हैं। माँ सीता का हरण हुआ, वो रोए, वो प्रेम की एक एक मतलब प्रेम को प्रदर्शन का एक तरीका था उनका। परंतु वहां भी क्या रहे, वो धीर रहे, प्रशांत रहे, ठीक है। वो कबीर सिंह नहीं बन गए, मतलब ये समझ लो कि जो प्रेम में कबीर सिंह ना बने, ज्यादा प्रेमिका के चक्कर में ना रहे, ज्यादा रस लेने के चक्कर में ना रहे कि भाई हम घूमे फिरे यहाँ वहां और गीत गाए जा रहे हैं कुछ ऐसा। तो ऐसा नायक जो होता है वो क्या कहलाता है, जो श्रृंगार रस की दृष्टि से अ, अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, वो कहलाता है धीर प्रशांत। ठीक है, क्या कहलाएगा, धीर प्रशांत। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किस सूफी काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये बहुत बार इससे प्रश्न बने हैं। इससे आपका नेट के एग्जाम में प्रश्न बने हैं, और आपके स्टेट आई थिंक यूपी के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बना था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में भी बन सकता है, याद रखिए। तो ऑप्शंस हैं, ईद वाली, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्रावली। क्या है, चित्रावली। रीजन क्या है इसका, अभी याद करने का तरीका, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है किस सूफी काव्य में। भाई अंग्रेजों का जो द्वीप है उसका वर्णन कोई बता ही नहीं पाया, कैसा है क्या है। लोगों ने क्या किया, बस चित्र बना लिए, कई सारे चित्र बनाए और बता दिया भाई अंग्रेजों का द्वीप ऐसा है।
उन्होंने बोला वहां के लोग तो बहुत गोरे होते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, दिखा दी फोटो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ये होता है वो होता है। तो अंग्रेजों के द्वीप के माध्यम से, माफ करना, अंग्रेजों के जो द्वीप हैं उसको किसके माध्यम से बताया गया? चित्रों के माध्यम से बताया गया। किस माध्यम से? चित्रों के माध्यम से बताया गया। तो चित्रावली। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पर पद्मावत जो है, पद्मावत में सिंघल द्वीप का वर्णन है। किसका? सिंघल द्वीप का वर्णन है, जिसे वर्तमान में हम श्रीलंका बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं। तो यहाँ पे सिंघल द्वीप का वर्णन आता है। तो आप द्वीप, इस द्वीप शब्द से कंफ्यूज ना हो जाना कि कहीं ये सिंघल द्वीप की बात कर रहा हो। ठीक है, द्वीप और द्वीप में फर्क होता है। क्या होता है? द्वीप और द्वीप में फर्क होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने अभी जो यहाँ पे चित्रावली का जो उदाहरण दिया है, हमने द्वीप मान कर दिया है। क्या दिया है? द्वीप मान कर दिया है। पर अगर आप चाहें तो द्वीप से करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई चित्र किस में दिखाई दिया अंग्रेजों को? द्वीप में, माफ करना, द्वीप में। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इंपॉर्टेंट मान के चलो से प्रभा खेतान को भी पूछा जाता है। ऑप्शन है, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। बी है पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्न मस्तका और अपने अपने चेहरे। सी है आओ पेपे घर चले, अग्नि संभवा, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, तालाबंदी। डी है छिन्न मस्ता, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्नि संभवा, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और इसकी ट्रिक फिर मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए इसके सही ऑप्शन को देखते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब याद करने का तरीका इससे कुछ ऐसा है कि भाई प्रभा खेतान एक बार मार्केट गई थी, तो उसने अचानक बोला, अरे पेपे घर चलते हैं। कि आओ पेपे घर चलते हैं। क्यों चलते हैं घर? घर में ताला बंद है। घर में ताला बंद है, कहीं ऐसा ना हो गैस लीक हो जाए और आग लग जाए। और अगर आग लगी तो वहां पे रहने वाले हमारे जानवर जो हैं, जो कुत्ता बिल्ली हैं, वो फट सकते हैं और छिन्न मस्ता हो सकते हैं, उनका सर अलग हो सकता है। ये बात सोचकर सबने अपने अपने चेहरे देखे, जो डर के मारे पीले हो चुके थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी है कि प्रभा खेतान मार्केट से घर जा रही है और कहती है कि आओ पेपे घर चले, क्योंकि घर में ताला बंद किया हुआ है, ताला बंदी है, जिसके कारण ये हो सकता है कि गैस लीक हो रही हो और गैस वहां पर जमा हो गई हो। अगर गलती से भी आग लग गई तो हमारे जानवरों के सर छिन्न मस्ता हो जाएंगे, सर कट जाएंगे। और ये बात सुनते ही सबने अपने अपने चेहरों को देखा, जो पीले पड़ चुके थे। तो ये प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रेम घाटी, मन की लहर, तरपंताम, लोकोक्ति शतक। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं। भाई देखो, पहले हम इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। ये रहा उत्तर इसका, ऑप्शन बी। अब देखो, एक गीत आपको याद होगा, मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए। बहुत फेमस गीत है कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कैसे होते हैं? मन के सच्चे होते हैं। तो बाल विधवाओं के करुण विलाप का, तो बच्चे कैसे हैं? मन के सच्चे हैं। और सच्चे हैं, और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर अलग अलग लहरें हैं, अलग अलग उम्मीदें हैं। किसके मन में? बच्चों के मन में। बच्चों के मन में क्या है? बच्चों के मन में लहरें हैं, उम्मीदें हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। परंतु वो क्या है? बाल विधवाएं हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
तो बाल विधवाओं के करुण दशा का मार्मिक चित्रण क्या हुआ? मन की लहर। वो बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं, इसलिए वो अपने मन की लहर के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो क्या है? विधवाएं हैं। अब ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसे याद करने का तरीका, भाई प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम याद करते हैं, मिश्र से याद करते हैं पहले तो हम। भाई वो बच्चे भी हैं और विधवा भी हैं। ये तो भाई क्या हो गया? मिश्रित होगी। बच्चे की शादी कैसे हो सकती है? जो शादी होगी वो बच्चा नहीं होगा, पर यहाँ दोनों चीज है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मिश्र हो गया। क्या हो गया? मिश्र हो गया। हाय। अब हम जब किसी के दुख प्रकट करते हैं, हाय नारायण, हाय विष्णु, हे राम, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर नारायण भी आपको मिल जाएगा। तो ये तरीके हैं, थोड़े थोड़े छोटे से ऑप्शंस होते हैं। देखो याद तो आपको करना पड़ता है, पर ये जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स आपको जल्दी याद करने में, इसके साथ एग्जाम सेंटर में जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो रिकॉल करने में बहुत मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में रचित माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, गाउच, दशरथ शर्मा। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए और हम आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नगेंद्र। क्या होगा? नगेंद्र। अब देखो, नग किसका पर्यायवाची है? किसका है? पर्वत का। शैल भी उसी का पर्यायवाची है, ठीक है। और क्या है? ये सामान्य पर्वत थोड़े है, ये तो इंद्र का पर्वत है। और इंद्र का पर्वत ऐसे रूखा सूखा होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो सोने का बना हुआ है, वहां स्वर्ण रचित है। भाई इंद्र स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग तो सोने का है, तो वो जो पहाड़ है वो इंद्र का पहाड़ है, और सोना उसमें लगा हुआ है, जिससे वो क्या दिखाई दे रहा है? पीला। क्या दिखाई दे रहा है? पीला, पिंगल टाइप में कुछ, पिंगल, ठीक है। पीला पिंगल। तो पिंगल शैली, तो पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में किसने माना है? किसने माना है? नगेंद्र ने। किसने? नगेंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, नाट्य दर्पण, अभिनय दर्पण, अभिनय शास्त्र। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिख दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको हमारी क्विजेस और ये मजेदार ट्रिक्स मिलती रहेंगी। और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिनय दर्पण। क्या होगा? अभिनय दर्पण। भाई जो नंदी जी हैं, नंदीकेश्वर, नंदी जो है वो अपने ईश्वर को रिझाने के लिए क्या करते हैं? बार बार दर्पण देखते हैं। क्या करते हैं? दर्पण देखते हैं। और साथ में क्या करते हैं? अभिनय भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अभिनय भी कर रहे हैं। तो दर्पण के आगे नंदी जो है अभिनय कर रहे हैं अपने ईश्वर को मनाने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए, कि देखो मैं आपके लिए ये भी एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये भी एक्ट कर रहा हूँ। और किसके सामने करते हैं? दर्पण के सामने। देखिए, जब आप किसी अपने बड़े को मनाने के लिए प्रयास करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उनके सामने जाऊं। और उसका अभ्यास आप कहाँ करते हैं? दर्पण के आगे करते हैं। जैसे हेलो, माय नेम मोहित कुमार शर्मा, सो सर अब हम क्या बात कर सकते हैं? हाँ सर, हम ये बात करते हैं, ये करते हैं। सर क्या आप मेरे यहाँ डिनर पे आएंगे? या सर चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज आपको मैं बेस्ट फूड खिलाता हूँ अपने कुजीन का। ये सब हम क्या करते हैं? अभिनय करते हैं दर्पण के आगे। किसे प्रसन्न करने के लिए? अपने बॉस को पसंद करने के लिए और ईश्वर को पसंद करने के लिए। तो नंदी जी भी सेम करते हैं, अभिनय करते हैं दर्पण के आगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। फिर यहाँ पे आ चुकी है हमारे सामने प्रभा खेतान, इनको जरूर पढ़िएगा। प्रभा खेतान के किस उपन्यास में एक अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्दशा का उद्घाटन हुआ है?
प्रभा खितान के किस उपन्यास में एक अमेरिकी नारी जीवन की अंतरदशा का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता, सीढ़ियों पर चढ़ते ही। तो जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसके साथ ही हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें कई सारी वीडियोस हैं और वो वीडियोस कंटिन्यूस आ रही हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के अधिकांशता 95% मुख्य मुख्य जो कवि हैं, कवित्री हैं, निबंधकार हैं, उनके ऊपर मुख्य जो उनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है, रचनाओं से जुड़े प्रश्न है, उनकी ये सीरीज चल रही है। और इसमें करीब 300 से 350 के समथिंग कवि और निबंधकार होंगे, रचनाकार होंगे। तो आप उसको भी देखिए। आपको सारी वीडियोस जो हैं वो कवियों के हिसाब से ही मिलेंगी, मिक्सअप होके नहीं मिलेंगी। तो आप वहां जा सकते हैं। सरहापा से इसकी शुरुआत हुई है और आगे वो बढ़ती जा रही है। इसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वहां जरूर जाइए और उसको जरूर देखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। याद करने का तरीका, आओ पेपे घर चले। अब ऐसे नाम हमारे यहाँ कहाँ चलते हैं? हमारे वहां बबलू, पप्पू, रामू, सोनू, टोनू, मोनू, बंटी, चंटी, यही नाम चलते हैं। और अमेरिका में चलते हैं, हे फेफे, कम ऑन लेट्स गो टू होम, फेफे फेफे। तो ऐसे नाम वहां पे यूज करते हैं। तो बस सीधा आप क्या करोगे, इसको ही टिक कर देंगे। और याद रखना प्रभा खेतान का है ये। चलो, इसके साथ एक क्वेश्चन आपको और देते हैं होमवर्क, कि इनमें से बताइए सही क्रम क्या होगा। हमने जस्ट अभी पढ़ा था इसका क्रम। इसके क्रम को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के प्रसिद्ध अधूरे उपन्यास हटी हमीर को नाट्य रूपांतरण कर किसने पूरा किया? ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है लाला श्रीनिवास दास, दूसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है अंबिका दत्त व्यास। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो, कोई अगर व्यक्ति हट कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति हट कर रहा है, तो भाई उसकी हट से भिड़ने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए हमें? प्रतापी चाहिए। कैसा चाहिए? प्रतापी चाहिए। तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन आपके सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धूमिल, गुलाब राय, कृष्ण बिहारी मिश्र। जो भी सही उत्तर आपको लगता है कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलाब राय। अब याद करने का तरीका, इन सब में इस शब्द को पकड़ो आप, पेय रूपा। तो भाई अब अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, जब गर्मी आएंगी तो आपको कई सारे शरबत मिलेंगे पीने के लिए, जिसमें हमारे बाबा रामदेव जी का या और हमदर्द का एक शरबत है जो बड़ा फेमस है, जो किससे बनता है? गुलाब से बनता है। तो गुलाब से पेय रूप का एक शरबत बनता है। उत्तर क्या हो गया? गुलाब राय। क्या होगा? पेय रूपा, यानी पेय किससे बनता है, शरबत किससे बनता है बड़ा फेमस? गुलाब से। तो इसका सही उत्तर होगा गुलाब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? ऑप्शंस आपके सामने है। कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या रस कलश में। ये कलश हो गया है, इसे आप कलश लिखिएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
रस कलश। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, प्रेमी, प्रेमी, प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमिका, है ना, प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका, ये सब क्या है? प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं वो क्या होते हैं? रसिक। क्या होते हैं? रसिक। ये जीवन में रस के प्रति आकर्षित होते हैं, इनको रस चाहिए, आनंद चाहिए इन्हें। तो प्रेम प्रेमिका, प्रेमी या प्रेमिका क्या होते हैं? रसिक होते हैं। अब यहाँ पर एक तो प्रेमिका है नहीं, ठीक है, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका। अरे भाई, इतने सारे रसिक हो गए, तो इनको क्या करेंगे हम? एक कलश में रखेंगे। सुना है, पाप का घड़ा भरना। तो ऐसे ही रसिक रसिकों का क्या है, ये घड़ा भर गया है। तो क्या हो जाएगा? रस कलश। सही उत्तर क्या होगा? रस कलश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है, पाणि के आगे चिंतामणि, सुजान के आगे लाल कवि, काव्य प्रकाश के आगे मुबारक, छत्र प्रकाश के आगे सूदन। और आपके सामने है ये कूट संख्या। जल्दी से इस कूट संख्या को देखिए और सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले लेते हैं, पाणि चरित्र के कौन है? मुबारक। ये पाणिनि के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है तो पाणि से ये मत समझना कि मुबारक कैसे हो जाएगा। पाणि चरित्र के कौन है? मुबारक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। इसका होगा सुजान चरित्र का सूदन। सा से सुजान, सा से सूदन, ठीक है, कोई डाउट? फिर होगा काव्य प्रकाश का चिंतामणि। ये बड़ा फेमस ग्रंथ है, काव्य प्रकाश चिंतामणि का लिखा हुआ, ठीक है। और बस जो अंतिम बचा है, चित्र प्रकाश का लाल कवि। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर से एक बार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारी एक सीरीज चल रही है, समय समय पर उसमें वीडियोस आती रहती हैं, आप उसे जरूर देखिए। जस्ट वीडियो के एंड होने पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे जाइए, उसमें सभी कवियों के बारे में वीडियोस आ रही हैं। अभी शुरुआत हुई है, आती रहेंगी वीडियोस, और हम कम से कम 350 के आसपास कवि, लेखक, निबंधकार, रचनाकार, उन सब के बारे में वीडियो बनाकर देंगे। पर याद रखिए, वो मिक्स वीडियो नहीं है, वो इंडिविजुअल वीडियोस बनेगी, जिससे आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी उनके विषय में जानने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।